अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33। और आप हमारे चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher33 लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इंग्लिश 201 जो है उसका हम जो है ना वो MCQs की तरफ चलेंगे। साथ साथ मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा उसके। मतलब भी आपके MCQs तो तैयार होंगे, साथ साथ आपका जो है ना वो आप कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आपने साथ जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चलें जी, पहले MCQs की तरफ चलते हैं लेसन नंबर 19 से। तो लेसन नंबर 19 में हमारे लेसन नंबर 19 है जो है राइटिंग रूटीन और गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेजेस, इस पर है। तो हमारे पास सबसे पहले जो MCQs आ रहा है उसमें लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ मैसेज शुड यू यूज़ यू वांट टू कन्वे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन टू समवन अबाउट अकम्पलिशमेंट। जब किसी काम के पूरे होने पर आप पॉजिटिव मैसेज कन्वे करना चाहते हैं किसी को, तो वो कौन सा मैसेज होता है? तो वो होता है रूटीन मैसेज। ठीक है, रूटीन मैसेज कैसे होता है उसका हम देख लेते हैं, डेफिनेशन ही है ऑलमोस्ट। रूटीन मैसेज आर यूज टू कन्वे रूटीन और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सच एज अनाउंसमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड सिंपल अपडेट्स। आज सिंपल अपडेट होते हैं, एक्नॉलेजमेंट होता है किसी को नॉलेज वगैरह देना, मसलन अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट का तो आपको पता चल ही गया होगा, ऐलान वगैरह करना। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा MCQ आ जाता है गुडविल में से। तो इन आ गुडविल मैसेज व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट? गुडविल मैसेज में कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है? तो हमारे पास सी वाला करेक्ट ऑप्शन है कि टू मेंटेन और इन्हेंस अ पॉजिटिव रिलेशन। गुडविल मैसेज में आप क्या करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज को बढ़ाने और उसको इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर गुडविल मैसेजेस आर इंटेंडेड टू एक्सप्रेस पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, ठीक है, एंड फोस्टर पॉजिटिव रिलेशंस विद रिसेप्टेंट। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। अब हमारे पास MCQ नंबर 3 है जिसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड गुडविल मैसेज। एक वेल स्ट्रक्चर गुडविल मैसेज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो आपने बतानी है। तो सी वाली है, बी कॉन्साइज, छोटा होना चाहिए, सिंसियर इन एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव फीलिंग्स, सिंसियर होना चाहिए यानी समझदारी दिखानी चाहिए जब आप पॉजिटिव फीलिंग्स को शो कर रहे हो, लेकिन मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना, ऐसी बातें नहीं करनी जो कि टॉपिक के रिलेटेड ना हो, और कोशिश करनी है जितना मैसेज जेन्युइन हो, जितना मैसेज छोटा हो और जितना मैसेज अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया हो। तो ये इसके स्ट्रक्चर को बेहतरीन बना देता है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है कि गुड विल मैसेज शुड बी जेन्युइन, कंसाइज, एक्सप्रेस पॉजिटिव फीलिंग्स विदाउट एम्बिग्युइटी। आगे जी हमारे पास चौथा फोर्थ आ जाता है व्हेन राइटिंग अ गुड न्यूज़ मैसेज व्हाट शुड बी टोन ऑफ मैसेज। जब आप एक गुड न्यूज़ मैसेज लिख रहे हैं, गुड न्यूज़ मैसेज रख रहे हैं, तो आपकी टोन क्या होनी चाहिए? सारी सी बात है पॉजिटिव होनी चाहिए और एंथोसियास्टिक होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर दूँ कि हमारे पास जो गुड मैसेज होते हैं ना वो पॉजिटिव वे में कन्वे होने चाहिए, और एथोसिएशन जो है ना वो आपने इम्फासाइज करना, वो इम्फासाइज करती है जो है ना जो पॉजिटिव मैसेज जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चीज़ को इम्फासाइज करती है। ठीक है, समझदारी। आगे जी हमारे पास लेसन नंबर 20 आ जाता है जिसमें हमने बैड न्यूज़ मैसेजेस के बारे में पढ़ना है। तो बैड न्यूज़ मैसेजेस में हमारे पास पहला MCQ है व्हेन डिलीवरिंग बैड न्यूज़ इन बिजनेस मैसेज विच अप्रोच इज जनरली प्रेफर्ड फॉर द मेंटेनिंग गुडविल। जब आप डिलीवर कर रहे होते हैं बैड न्यूज़ मैसेज, तो कौन सी अप्रोच है जो प्रेफर की जाती है गुडविल मैसेज को मेंटेन करने के लिए? तो हमारे पास सबसे पहले इनडायरेक्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इसमें कहा है कि अगर आप गुडविल मैसेज को मेंटेन रखना चाहते हैं बिजनेस मैसेज में और बैड न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ है जो आपको जो है ना वो रखनी चाहिए? यहाँ पर हमारे पास दो अप्रोचेज आ जाती हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच आ जाती है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच आ जाती है। इनडायरेक्ट अप्रोच में आप देखिएगा वहाँ पर हमारे पास सबसे पहले बफर आता है, फिर उसके नीचे और कई खसूसियात आ जाती हैं, 3-4 खसूसियात हैं, वो आपने अच्छे से देख लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर कहता है दी इनडायरेक्ट अप्रोच इज जनरली प्रेफर्ड फॉर डिलीवरिंग बैड न्यूज़ एज इट हेल्प सॉफ्टन इम्पैक्ट एंड प्रिपेयर द रिसेप्टेंट फॉर द न्यूज़। ये क्या कहता है कि ये एक सॉफ्टन जो है ना वो असर देता है एक जो है ना, और इसके अलावा वो जो पढ़ने वाला होता है उसको प्रिपेयर कर देता है कि न्यूज़ आपको इस तरह से आने वाली है। अब दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग बी इंक्लूडेड इन ओपनिंग ऑफ बैड न्यूज़ मैसेज यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। इनमें से कौन सी चीज़ है जो जब आप ओपनिंग कर रहे हो मैसेज की, बैड न्यूज़ मैसेज की इनडायरेक्ट अप्रोच में, तो कौन सी चीज़ इसमें होनी चाहिए? तो आपके पास सी वाला है पॉजिटिव बफर। पॉजिटिव बफर जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव बफर होना चाहिए और नेचुरल स्टेटमेंट होनी चाहिए एक गुडविल मैसेज क्रिएट करने के लिए। तो इन ओपनिंग ऑफ इनडायरेक्ट bad news message, a positive buffer or a natural statement is used to create goodwill and ease the receptant into the bad news. तो हमारे पास एक गुडविल क्रिएट करता है स्टेटमेंट जब आप न्यूट्रल स्टेटमेंट लेते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट लेते हैं, और जो रिसेप्टेंट होता है उसके लिए आसानी पैदा करता है। आगे हमारे पास व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ बैड न्यूज़ यूजिंग द इनडायरेक्ट अप्रोच। तो प्राइमरी जो हमारे पास जो शुरुआती या फिर आप कह सकते हैं प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए जब आप बैड न्यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर डीमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास डीमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो प्राइमरी फोकस ऑफ अ बैड न्यूज़ message using the indirect approach is to demonstrate empathy and understanding towards the recipient in situation. अब आगे हमारे पास फोर्थ वाला आ जाता है इन बैड न्यूज़ मैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एग्जांपल ऑफ यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज टू कन्वे अ मैसेज। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि आपके पास जो है ना वो पॉजिटिव मैसेज को कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होती है, या फिर कौन सा मैसेज? अनफॉर्चुनेटली पहले वाला या वी कैन नॉट ग्रांट योर रिक्वेस्ट फॉर रिफंड एट दिस टाइम। इस टाइम पर ये नहीं कहा कि हम रिक्वेस्ट आपकी जो है ना वो ग्रांट ही नहीं कर रहे, उन्होंने कहा इस टाइम पर हम जो है आपकी रिक्वेस्ट रिफंड के लिए ग्रांट नहीं कर रहे बदकिस्मती से। ठीक है, तो इस तरह से उसको थोड़ा वो जो है ना वो कोई ना कोई दिलासा मिलेगा। अब डायरेक्ट अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात नहीं हुई। डायरेक्ट अप्रोच में यही होता है कि आप डायरेक्ट अपने पॉइंट मुद्दे पर आते हो और डायरेक्ट क्लाइंट को बता देते हो कि जी ये हमारी बात है, लेकिन वो भी एक अच्छे तरीके से आप बताते हो। पोसेसिव मैसेजेस आते हैं। पोसेसिव का मतलब होता है अर्ज करना, मजबूर करना। वो मैसेजेस ऐसे मैसेजेस जिसमें आप क्लाइंट को अर्ज करते हो जी आप हमारा प्रोडक्ट खरीदें या इस तरह से कोई चीज़ें। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग द AIDA? एडा भी इसे कहते हैं, लेकिन हम AIDA पढ़ेंगे, मॉडल इन पोसेसिव मैसेज। तो हमारे पास सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है टू स्ट्रक्चर द मैसेज टू कैप्चर अटेंशन, जनरेट इंटरेस्ट, क्रिएट डिज़ायर एंड प्रमोट एक्शन। आपने जो एक्शन लिया है, आप जो काम कर रहे हो उसको प्रमोट करना है, फिर आपने ख्वाहिश पैदा करनी है किसी ना किसी तरह से रिसेप्टेंट के दिल में, जो सुनने वाला है उसके दिल में। फिर आपने उसका इंटरेस्ट जनरेट करना है, कोई ऐसी बात करनी है जिससे उसका इंटरेस्ट जनरेट हो, फिर आपने उसकी अटेंशन भी अपनी तरफ लेके आनी है। तो टू स्ट्रक्चर द मैसेज टू कैप्चर अटेंशन, जनरेट इंटरेस्ट, क्रिएट डिज़ायर एंड द प्रमोट एक्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हमारे पास। एदा मॉडल स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। यहाँ पर आपको इसकी जो है ना वो फॉर्म भी प्रॉपर मिल गई है। तो मैं यही कह रहा था कि आपको इंशाल्लाह ताला MCQs के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएंगे, इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है, क्योंकि फाइनल टर्म के बाद इंशाल्लाह आपके लिए इसमें इस चैनल पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होने वाला है। तो यहाँ पर AIDA का जो फुल फॉर्म है वो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन है। ठीक है, अटेंशन, डिज़ायर और एक्शन, इंटरेस्ट भी आ जाता है। इट इज़ यूज टू गाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेसिव मैसेज टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? आपने किस तरह से प्रोसेसिव मैसेज को स्ट्रक्चर करना है और अपना जो है ना वो गोल लेना है। अब हमारे पास प्राइमरी गोल क्या है पोसेसिव मैसेज का, वो हमने देख लेना है। तो हमारे पास डी वाला है इन्फ्लुएंस द रिसेप्टेंट एटीट्यूड और बिहेवियर। आपने क्या करना है, आपने इन्फ्लुएंस डालना है जो रिसेप्टेंट है उसके एटीट्यूड पर या फिर उसके बिहेवियर पर। तो प्राइमरी गोल क्या है? मैसेज इज टू परसूड द रिसेप्टेंट टू अडोप्ट अ सर्टेन एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर। आपने क्या करना है कि आपने इस तरह का असर डालना है एक रिसेप्शन पर कि वो क्या करे, वो आपकी बात को अडॉप्ट करे और कुछ अलग तरह का एटीट्यूड आपके लिए दिखाए, कुछ बिलीफ रखे और कुछ अलग तरह का बिहेवियर आपके लिए शो करे।
इन प्रोसेसिव मैसेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अ कॉल टू एक्शन, इसमें कौन सी जो एग्जांपल है कॉल टू एक्शन की एग्जांपल है। तो आपने इनकरेज करना है रिसेप्शन को साइन अप करने के लिए एक वेबिनार के लिए एक स्पेसिफिक डेट पर। यानी आपने यूट्यूब पर भी कई आईडीएम की तरफ से इस तरह के काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं कि आप ये वेबिनार फ्री वेबिनार है, इसको जो है ना वो आप जो है वो अटेंड करें, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपके ईमेल की उनको रिसाई मिल जाती है और वो ईमेल बार बार आपको करके तंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरह से है कि यहाँ पर स्पेसिफिक एक्शन लिए जाते हैं, साइन अप फॉर एन इवेंट, मेकिंग अ परचेस और सब्सक्राइबिंग टू अ सर्विस। आगे हमारे पास जब आप प्रोसेसिव मैसेज लिख रहे हैं तो आपके पास एड्रेसिंग पोटेंशियल ऑब्जेक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर टू एक्नॉलेज एंड एड्रेस ऑब्जेक्शन टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पर आपने एक्नॉलेज को बढ़ाना है और एड्रेस ऑब्जेक्शन को बिल्ड करना, एड्रेस ऑब्जेक्शन चाहिए क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए। तो क्रेडिबिलिटी भी आपके जो है ना वो टॉपिक है, और इसके अलावा ड्रेस ऑब्जेक्शन भी है और एक्नॉलेजमेंट भी है। आपने इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। कहता है ड्रेस पोटेंशियल ऑब्जेक्शन इज प्रोसेसिव मैसेज शोज दी that you have considered different viewpoints and builds credibility with the reception। आगे हमारे पास शॉर्ट रिपोर्ट्स आ जाता है, राइटिंग का शॉर्ट रिपोर्ट्स। देखें जी, मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसमें से सारे के सारे जो है क्वेश्चन हो, लेकिन मैं इस तरह से आपको करवा रहा हूँ ताकि आप पढ़ें, आपको आसानी हो और आप खुद ब खुद उससे एमसीक्यू ढूंढने के काबिल हो। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि किस तरह से आसानी के साथ मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। राइटिंग अ शॉर्ट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर वेल ऑर्गेनाइज शॉर्ट रिपोर्ट। इसमें से कौन सी जो है ना वो वेल ऑर्गेनाइज शॉर्ट रिपोर्ट है। तो हमारे पास सी वाला करेक्ट है कि स्ट्रक्चरिंग दी रिपोर्ट लॉजिकली विद हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। अगर हम हेडिंग्स लगाते हैं और उसके नीचे सब हेडिंग्स लगाते हैं तो हमारे पास एक वेल डिफाइंड जो है ना वो स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें ये भी आ जाता है कि अगर आप राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए और हेडिंग कब यूज़ करनी चाहिए, सब हेडिंग को कब यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं ना वो सिर्फ एक बार यूज़ की जाती है और वो बहुत बड़ा फ़ॉन्ट होता है, और सब हेडिंग्स बार बार किसी ना किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए या उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज़ होती है। तो इसकी आ वेल ऑर्गेनाइज्ड शॉर्ट रिपोर्ट शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर विद हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू गाइड द रीडर डैट द कंटेंट। ठीक, कंटेंट के थ्रू आपने गाइड करना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट का असल में पर्पज़ क्या है, आपने कंसाइज वे में जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन को और जो रिसेप्शन चाहता है उसको उस फाइंडिंग्स को कन्वे करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन वगैरह देनी है, तो इसे शॉर्ट रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। आगे जी, यही इसमें लिखा हुआ है, अपडेट वगैरह कॉन्साइजली छोटे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टाइप ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट, इनमें से कौन सी है वो कॉमन टाइप है शॉर्ट रिपोर्ट, या आपने सारी टाइप से एक बार देख लेनी है, ठीक है जी। प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रपोजल रिपोर्ट, ठीक है, वो रिपोर्ट जिसमें आप प्रपोजल वगैरह, प्रोग्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आर कॉमन टाइप ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट एंड यूज टू अपडेट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट और टास्क। When composing a short report, what should the introduction include। जब आप शॉर्ट रिपोर्ट को कंपोज कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ उसमें होनी चाहिए। तो एक ब्रीफ समरी होनी चाहिए, रिपोर्ट कंटेंट एंड पर्पस, जो रिपोर्ट्स के कंटेंट हैं और जो उस रिपोर्ट का पर्पस है उसकी एक कंप्लीट समरी होनी चाहिए। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट शुड प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट एंड कवर इट्स पर्पसेस। अब यहाँ पर हमारे पास प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स आ जाता है, आपने प्लानिंग करनी है लॉन्ग रिपोर्ट्स की, तो वहाँ पर हम देखते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इन द प्लानिंग फेज ऑफ लॉन्ग रिपोर्ट्स। तो हमारे पास पर्पस क्या है डिफाइन करने में लॉन्ग रिपोर्ट्स को, ठीक है, जब आप प्लानिंग फेज में होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टू आइडेंटिफाई इशू डैट नीड टू एनालाइज एंड एड्रेस, वो हमने डी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि हमने देखना है कि वो इशू क्या है जिसको एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम हेल्प दी आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक इशू एंड टॉपिक्स द रिपोर्ट विल एनालाइज एंड एड्रेस। अब यहाँ पर विच ऑफ द planning involves estimated the time
ऑफ डिफरेंट स्टेप्स एंड आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग रिपोर्ट। तो कौन कौन से जो है ना वो फेज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जब आप डिफरेंट टाइमिंग ले रहे होते हैं डिफरेंट स्टेप्स की और आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन के सोर्स को। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन है कि डेवलपिंग अ वर्क प्लान, जब आप वर्क प्लान बना रहे होते हैं तब। हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। दी वर्क प्लान फेज इन्वॉल्व्स द एस्टिमेटिंग द टाइमिंग ऑफ टास्क एंड आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑफ द रिपोर्ट। आगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसर्च इन द प्लान अ लॉन्ग रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कि आपने बहुत सारे सोर्सेज से क्या करना है कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है और डाटा कलेक्ट करना है, जारी सी बात है। तो दी रिसर्च फेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग रेलिवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू सपोर्ट द एनालिसिस एंड कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट्स। आगे जी, इन द प्लानिंग ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट, अगर आप लॉन्ग रिपोर्ट बना रहे हैं, व्हाट कम्स आफ्टर द रिसर्च फेज। रिसर्च फेज के बाद क्या आता है हमारे पास, ड्राइंग, कैलकुलेशन एंड रिकमेंडेशन। आपने जब रिपोर्ट वगैरह बना ली है, प्लान वगैरह कर लिया और उसके आउटकम्स देख लिए हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप उसका कंक्लूजन निकालते हैं। डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, आप उसका कंक्लूजन निकालते हैं और कंक्लूजन निकालने के बाद आप रिकमेंडेशन को देखते हैं क्या चीज़ सही हो सकती है। After the research phase, the report moves on the drawing, conclusion and recommendation based on collected data. राइटिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट्स, फिर राइटिंग अ लॉन्ग रिपोर्ट, आप जब लॉन्ग रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो इन अ लॉन्ग रिपोर्ट विच सेक्शन आउटलाइंस द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिस्कशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। तो आउट कौन सा सेक्शन होता है आउटलाइंस का, जो मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करना है उसके मेन पॉइंट्स को बताता है और उस रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्कशन आ जाती है जो मेन पॉइंट्स को बताती है। तो डिस्कशन सेक्शन आउटलाइंस द मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। आगे जी, मुझे यहाँ पर वैसे ठीक है, यही सही है। This section of the long report contain a summary of main findings and recommendation। कौन सी जो सेक्शन होता है, ज़ाहिर सी बात है लॉन्ग रिपोर्ट है तो डिफरेंट सेक्शन में होगा, तो कौन सा सेक्शन होता है जो कि समरी पर मौजूद होता है, जो आपने फाइंड करना होता है। ज़ाहिर सी बात है कंक्लूजन पर आप समरी निकालते हैं। आपने अक्सर अपनी बुक्स में देखा होगा एंड पे समरी आती है, तो वो सारी जो बुक होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनकी समरी निकालती है। तो कंक्लूजन सेक्शन प्रोवाइड अ समरी ऑफ द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट। आगे हमारे पास व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेथोडोलॉजी सेक्शन इन अ लॉन्ग रिपोर्ट। हमारे पास पर्पस क्या है मेथोडोलॉजी सेक्शन का किसी लॉन्ग रिपोर्ट में, तो हमने देखना है। तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है टू डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड यूज। वो आपने रिसर्च मेथड बताने के लिए जो है वो डिस्क्राइब करते हैं ताकि आप रिसर्च मेथड बता सकें। तो द मेथोडोलॉजी सेक्शन डिस्क्राइब द रिसर्च मेथड्स, टूल्स एंड प्रोसीजर्स यूज टू गैदर एंड एनालाइज डाटा ऑफ द रिपोर्ट। तो मेथडोलॉजी क्या होती है, मेथडोलॉजी सेक्शन में आप डिस्क्राइब करते हैं कि आपने कौन से मेथड लिए, कौन से टूल लिए, कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया इंफॉर्मेशन को गैदर करने के और डाटा को एनालाइज करने के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए। तो लॉन्ग रिपोर्ट में जो सेक्शन होता है एक्सप्लेन करता है क्राइटेरिया को, जो भी आपने वैल्यूएट अल्टरनेटिव्स लिए या मेक रिकमेंडेशन किए। तो हमारे पास रिकमेंडेशन का जो है ना वो आ जाता है कि अगर आपका ये काम नहीं हो रहा तो इससे अल्टरनेट कर सकते हैं या फिर कोई और काम कर सकते हैं। रिकमेंडेशन सेक्शन एक्सप्लेन द क्राइटेरिया टू एवेल्युएट अल्टरनेटिव्स एंड प्रोवाइड द फाइनल रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। वो देखता है कि आप तरह के प्रोडक्ट कोई हैं अल्टरनेटिव है इस चीज़ का, तो देखता है कि क्या चीज़ हमें जो है वो कॉमन है और क्या चीज़ डिफरेंट है और क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। जर्नल रिपोर्ट्स के बारे में आ जाती हैं, आम रिपोर्ट्स जो होती हैं। विच सेक्शन जर्नल रिपोर्ट आउटलाइन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। तो हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ जाता है जिसमें हमें आउटलाइंस मिलती हैं। वहाँ पर ये ध्यान रखें लॉन्ग रिपोर्ट में हमारे पास डिस्कशन था और जर्नल रिपोर्ट्स में हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स की आउटलाइंस देखते हैं और स्कोप देखते हैं स्टडी का। तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला करेक्ट है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ अ जर्नल रिपोर्ट आउटलाइंस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। आगे डिस्कशन के बारे में देखते हैं कि डिस्कशन का है क्या, एक
सेक्शन है उसका पर्पज़ क्या है। तो ज़ाहिर सी बात है डिस्कशन में हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जो चीज़ हुई हैं, जो रिज़ल्ट आया है, तो एनालाइज करना है सारे रिज़ल्ट को, तो वो डिस्कशन में आ जाता है। तो डिस्कशन में भी वही चीज़ लिखी हुई है। आगे जी हमारे पास व्हाट इज़ द की कंपोनेंट ऑफ कंक्लूजन, जो किन कंक्लूजन के की कंपोनेंट्स है वो होते क्या हैं। तो हमारे पास रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, तो रिकमेंडेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि ए वाला है। आगे जी द कंक्लूजन सेक्शन रिपोर्ट ऑफन इंक्लूड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एनालिसिस प्रेजेंटेड इन डिस्कशन सेक्शन। अच्छा, विच ऑफ द पार्ट रिपोर्ट यूजुअली कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइंस द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है जनरल रिपोर्ट्स का वो आता है आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइंस मेन पॉइंट्स की आउटलाइंस के बाद। तो ज़ाहिर सी बात है डिस्कशन ही आएगा, पहले आउटलाइंस वगैरह आप देंगे तो फिर उसकी डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। आगे जी हमारे पास इम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है। तो हमारे पास इम्पेरिकल रिसर्च रिपोर्ट है क्या, उसका प्राइमरी पर्पस है क्या। आपने डाटा को जो है ना वो एनालाइज करना है, और जो भी आपने फाइंड किया उसको एनालाइज करना है। तो प्राइमरी पर्पस है क्या इम्पेरिकल रिसर्च का, आपने प्रेजेंट करना है और एनालाइज करना है डाटा को और फाइंडिंग्स को एक रिसर्च स्टडी से। हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है मेथड सेक्शन का इम्पेरिकल रिसर्च में। देखें जी हर एक का अपना अपना सेक्शन है, और अपना अपना जो है ना वो उसका यहाँ पर आपने डिस्क्राइब करना है कि आपने रिसर्च प्रोसेस किस तरह से किया, मेथड क्या था। तो मेथड सेक्शन जो है ना वो बताता है कि आपने जो रिसर्च रिपोर्ट लाए हैं उसका प्रोसेस क्या था, आपने किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया और किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। आगे हमारे पास इम्पेरिकल जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करती है ओवरव्यू ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस का। तो इसमें कौन सा वो पार्ट होता है, तो ज़ाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन ही होगा जो इन चीज़ों को बयान करेगा। तो इंट्रोडक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि ओवरव्यू बताता है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बताता है और क्वेश्चन बताता है कि ये क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो हमारे पास पर्पज़ क्या है डिस्कशन सेक्शन का एम्पिरिकल रिसर्च में। तो ज़ाहिर सी बात है हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स को, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जो कि सी वाला है। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिख दी है मैंने, देख लीजिएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या है, तो यहाँ पर डी वाला है असेस दी वेएबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की वेबिलिटी क्या है। तो मेन पर्पस क्या है फिजिबिलिटी का कि आपने वैल्यूएट करना है और डिटरमाइन करना है प्रैक्टिकली, और वेबिलिटी जो है ना वो जिस परपोज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रोवाइड अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपको कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो प्रपोज्ड हुआ है, तो आपने देखना है कि उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगी, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो उसमें कौन सा सेक्शन होता है, तो उसमें कॉस्ट एनालिसिस जो है ना होता है। ज़ाहिर सी बात है जितनी भी हमें कॉस्ट वगैरह लगनी है तो उसको एनालाइज करने के लिए हम कॉस्ट एनालिसिस देते हैं। तो ये आपको उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आप डिटेल के साथ क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। what type of criteria are typically included in a feasibility report evaluation section। जो है इस रिपोर्ट के evaluation सेक्शन में टिपिकली कौन सा क्राइटेरिया होता है, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ये होती हैं जी। तो ये हमारे पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें लिखा हुआ है द वैल्यूएशन सेक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स टिपिकली इंक्लूड होती हैं जी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और क्राइटेरिया जो है ना वो असेस करता है प्रोजेक्ट्स टेक्निकल फिजिबिलिटी को। आगे हमारे पास फोर्थ वाला आ जाता है ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिकमेंडेशन का जो है ना वो पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ जाती है, डी वाला करेक्ट है द पर्पस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। तो जिस तरह का हम एक्शन ले रहे हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन सेक्शन इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर्पज कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन एवेलुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। आगे हमारे पास प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट है क्या, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, आपने ट्रैक करना है और कम्युनिकेट करना है प्रोजेक्ट्स जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। चले जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एमसीक्यूज़ की तरफ। तो इन प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है विच सेक्शन प्रोवाइड डिटेल अबाउट वर्क डैट हैज़ बीन कंप्लीटेड सिंस लास्ट रिपोर्ट
कहता है कि कौन सा हमारे पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें कौन सा सेक्शन होता है जो डिटेल प्रोवाइड करता है उस वर्क के बारे में जो हमारे पास पहले से कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हमारे पास फैक्ट्स और डिसीजन आ जाते हैं, ठीक है, फैक्ट्स और डिसीजन। आगे जी प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमारे पास जो है ना वो कंक्लूजन के बारे में बताया गया है कि हमारे पास कंक्लूजन है क्या चीज़। तो यहाँ पर हमारे पास किसी चीज़ को समराइज़ करना, जब हमारे पास वर्क कंप्लीट हो गया हो ना तो उसको समराइज़ करने को क्या कहते हैं, हम कंक्लूजन्स का नाम देते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास व्हाट इज़ कॉमन वे टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट इन प्रोग्रेस फैक्ट्स एंड डिसीजंस। तो हमारे पास यहाँ पर लॉजिकली जो है ना वो हमारे पास करेक्ट इसका ऑप्शन है फैक्ट्स एंड डिसीजन का। 29 की तरफ चलते हैं जिसका हमारे पास यहाँ पर आप देख लें, अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है कि हमारे पास दी कंटेंट इन अ प्रोग्रेस रिपोर्ट फैक्ट्स एंड डिसीजन सेक्शन इज कॉमनली ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजी एंड प्रेजेंटेड डेवलपमेंट्स इन दी ऑर्डर दे अकर्ड। आगे हमारे पास प्रपोजल्स आ जाते हैं। तो प्रपोजल में देखते हैं विच इज़ दी प्राइमरी पर्पज़ ऑफ प्रपोजल। किसी भी प्रपोजल का जो प्राइमरी पर्पज़ है वो क्या होता है उसके बारे में आपने बताना है। तो इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन ठीक है कि हमने क्या करना है, किसी चीज़ रिक्वेस्ट करनी है फंडिंग की या फिर अप्रूवल की। या तो हम फंड लेना चाहते हैं या फिर हम अप्रूवल लेना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमारे पास प्राइमरी पर्पज़ होता है कि हम किसी बंदे को प्रपोजल भेजते हैं। आगे दूसरा है इन अ प्रपोजल विच सेक्शन टिपिकली डिस्क्राइब्स द गोल ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो ना क्या करती है कि टिपिकली बताती है गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आउटकम्स हो क्या होंगी इस पर्पस्ड जो है ना वो प्रोजेक्ट की। तो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं और बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स और बेनिफिट्स होते हैं वो एक ऐसा सेक्शन हो जो टिपिकली डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास गोल्स क्या हैं और हमारे पास एंटीसिपेटेड आउटकम्स क्या आ सकती हैं इस प्रोजेक्ट की। आगे व्हाट इज़ दी पर्पज़ ऑफ मैथडोलॉजी, या मैथडोलॉजी का पर्पज़ क्या है प्रपोजल में, उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास जो आउटलाइन होती है ना, आउटलाइन अप्रोच होती है और जितनी भी स्ट्रेटजी होती है किसी भी प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए वो उसमें रखी जाती है। तो वो मैथडोलॉजी आ जाती है। मैथडोलॉजी है मेथड के बारे में कि कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो इसमें सारी आउटलाइंस अप्रोचेज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे सेक्शन के बारे में आ जाता है कि हमारे पास कौन सा सेक्शन है जो एड्रेस करता है पोटेंशियल ऑब्स्टैकल्स को, रिस्क को और चैलेंजेस को। आप मतलब भी अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो सकता है कि आपके पास बहुत ही तेज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो, बहुत ही बड़ा रिस्क आ सकें, या फिर ऑब्स्टैकल रुकावट जो बन सकती हैं या चैलेंजेस जो आपको पेश हो सकते हैं। तो वो जो है फिजिबिलिटी एनालिसिस में आप देखते हैं। तो फिजिबिलिटी एनालिसिस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप उन चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, उन चीज़ों को नोट करते हैं जो कि पोटेंशियल तौर पर जो है वो ऑब्स्टैकल हो सकते हैं यानी रुकावट बन सकते हैं और रिस्क हो सकते हैं और चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इंस्ट्रक्शन होता है हदायत। तो हमारे पास मेन पर्पज़ क्या है हदायत का वो देखना है। तो टू गाइड दी रीडर्स इन परफॉर्मिंग अ टास्क। अगर कोई आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि रीडर को गाइड करना है, ठीक है। टू गाइड रीडर इन परफॉर्मिंग अ टास्क, कोई भी टास्क आप रीडर से परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसको गाइड करवाना है आपने। तो दी मेन पर्पज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू द रीडर इन द परफॉर्मेंस आ स्पेसिफिक टास्क। यानी अब आपके पास ये एक कोई भी चैप्टर आ जाता है तो उस चैप्टर में आपने देखना है कि बिज़नेस के बारे में बात हो रही है तो आपको क्या दिया जाती है, उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि बिज़नेस में ये चीज़ होनी चाहिए, बिज़नेस में वो चीज़ होनी चाहिए। तो जो टास्क उसने मुकम्मल करना है उसकी गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं। आगे इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड ओवरव्यू व्हाट द रीडर विल अचीव बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्रोडक्शन, जारी सी बात है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं तो उसमें बिज़नेस का इंट्रोडक्शन ही मिलेगा। तो बिज़नेस का अगर इंट्रोडक्शन मिलेगा तो उसमें हमें ओवरव्यू सबसे पहले बिज़नेस का दिया जाएगा कि बिज़नेस होता क्या है, बिज़नेस किस तरह से चलाया जाता है। अब व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल डिज़ाइन इन इंस्ट्रक्शन में कोई विजुअल डिज़ाइन का क्या जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इम्प्रूव कर देता है क्लैरिटी को, अंडरस्टैंडिंग्स को
ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं उसमें क्लैरिटी को जो है ना वो डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा क्या करता है कि अंडरस्टैंडिंग को क्या करता है, क्लियर करता है। तो आप विजुअल जो है ना वो विजुअल डिज़ाइन के थ्रू दिखा सकते हैं, उसमें जो है ना वो डायग्राम्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, और इस तरह से हम क्लैरिटी वगैरह बहुत अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे जी हम चलते हैं। विजुअल की मिसाल आपको जो है ना वो बुक्स में मिल जाती हैं कि आपको ग्राफ वगैरह बना के दिए होते हैं इस तरह से काफ़ी ज़्यादा। व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई हु इंटेंड द रीडर आर एंड व्हाट प्री रिक्वाइसिट्स दे हैव। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, यूजज सेक्शन। तो यूजर सेक्शन क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन होती हैं, स्पेसिफाइज करती हैं इंटेंड रीडर आर एंड व्हाट प्री रिक्वाइसाइट्स दे शुड हैव बिफोर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन। 31 वाला आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास विजुअल एड्स क्या है और विजुअल एड्स, यूजिंग विजुअल एड्स। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं, आप विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। तो आप किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आप जो है ना अपना जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसमें इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ करें और उसमें क्लैरिटी इंक्रीज़ करें। तो विजुअल एड्स आर यूज्ड इन प्रेजेंटेशन टू इन्हेंस द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज बीइंग कन्वेड टू द ऑडियंस। आगे जी, व्हाट शुड यू कंसीडर व्हेन सेलेक्टिंग विजुअल एड्स फॉर अ प्रेजेंटेशन। आपको क्या चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी जब भी आप विजुअल एड का इस्तेमाल कर रहे हो प्रेजेंटेशन के लिए। तो टू अप्रोप्रिएशनेस एंड रेलिवेंस टू द मैसेज एंड ऑडियंस। आपने देखना है कि जो मुनासब है और जो रेलिवेंट मैसेज है ऑडियंस के लिहाज से और ऑडियंस के साथ, मसलन मैसेज के लिहाज से, मसलन जो विजुअल आप पेश कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश के बारे में, बिजनेस के बारे में विजुअल पेश कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लाग कार्टून रख दूँ तो वो उसके रेलिवेंट नहीं होगा। मैंने वही चीज़ दिखानी जो इसके सबक के रेलिवेंट हो गए, तो वही चीज़ आपने दिखाने की कोशिश करनी है। तो विजुअल एड शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन दी रेलिवेंस और टू द मैसेज बीइंग प्रेजेंटेड एंड नीड फॉर ऑडियंस, यही चीज़ इसमें बताई गई है। What is following is an example of visual aid that can help illustrate trend over time। तो हमारे पास पाई चार्ट जो है वो ट्रेंड ओवर टाइम जो है ना उसको एलिस्ट्रेट करता है। तो पाई चार्ट इज अ विजुअल एड दैट कैन हेल्प एलिस्ट्रेट ट्रेंड्स ओवर टाइम बाय डिस्प्लेइंग प्रोपोर्शंस ऑफ अ बोर्ड। आगे देखते हैं ना प्रेजेंटेशन, हाउ शुड यू इंटीग्रेट विजुअल एड्स विद योर वर्बल कम्युनिकेशन। आप अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू विजुअल एड्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसके बारे में आपने बताना है, या कैसे कर सकते हैं। तो प्रेजेंट द विजुअल एड देन एक्सप्लेन इट कंटेंट वर्बली। आप वर्बली तौर पर क्या करते हैं कि उस कंटेंट को पहले कंटेंट शो करवाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन पहले शो करवा रहा हूँ, साथ साथ बोल रहा हूँ, तो यही चीज़ उसमें होती है। मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इज़ टू प्रेजेंट द विजुअल एड्स then provide verbal explanation and insights related to the content shown on the visual aids। creating the 12 types of visual aids। अगर आप अब यहाँ पर पहला आ जाता है, which type of the following aid is best suited for representing data changes over a period of a time and showing trends। तो बार ग्राफ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बार ग्राफ इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा changes over time and display trends through bars of vary length। आगे जी, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट एज अ विजुअल एड। तो हमारे पास टू शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस के थ्रू जो है ना वो दिखाना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसके लिए क्या यूज़ करते हो, विजुअल एड्स का फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हो। आगे जी, विच टाइप ऑफ द विजुअल एड मस्ट बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर एलिस्ट्रेटिंग हेयर आर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो सी वाला है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रिप्रेजेंट दी hierarchical structure of an organization showing level authority and relationship between different positions। आगे, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग फोटोग्राफ्स एज अ विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन। फोटोग्राफ्स का आपने इस्तेमाल करना विजुअल एड्स के
तो हेल्प क्या करना है, अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। तो फोटोग्राफ कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ क्लियर representation of specific concepts, objects or real world situation to enhance the audience understanding. आगे जी राइटिंग आ स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। हमारे पास जो राइट करनी है आपने स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस रिपोर्ट। तो प्राइमरी पर्पस क्या है स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट का, तो आपने डिस्क्राइब करना है करेक्टरिस्टिक्स को और रिक्वायरमेंट्स को एक ऑफ अ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है या फिर प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बयान करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को बयान करना है। तो उसकी आउटलाइन दी जाती है, उसकी डिटेल वगैरह दी जाती है, उसकी रिक्वायरमेंट दी जाती हैं और प्रोसेस दिया जाता है। इन एनालिसिस रिपोर्ट व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव और डिस्कशन सेक्शन। अगर आप एनालिसिस का बात करें तो हमारे पास डिस्कशन सेक्शन का क्या काम है, तो ज़ाहिर सी बात है एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना कलेक्टेड डाटा को और इन्फॉर्मेशन को। आगे आप इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो बता दी गई है। विच टाइप ऑफ द रिपोर्ट फोकस इज ऑन असेसिंग द फिजिबिलिटी एंड विएबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और आइडिया। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट आती है जिसमें आप रिस्क वगैरह देखते हो, जितने हमें बेनिफिट हो सकते हैं वो देखते हो और कॉस्ट वगैरह देखते हो, ये चीज़ें देखी जाती है। तो प्राइमरी पर्पस क्या है रिकमेंडेशन का फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, तो हमारे पास रिकमेंडेशन में क्या है, सजेस्ट करना आपने कोर्स ऑफ सेक्शन बेस्ड ऑन दी एनालिसिस। जो एनालाइज किया आपने उसके मुताबिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अवॉइड कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम। अगर आपको कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे अवॉइड किया जाता है उसके बारे में ये लेक्चर नंबर 34 है। तो यहाँ पर कहता है व्हाट इज़ कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद राइटर ब्लॉक। एक राइटर ब्लॉक के साथ जो है वो कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी जुड़ी होती हैं। तो इनएबिलिटी टू जनरेट आइडियाज़ और स्टार्ट राइटिंग। आप यहाँ तो राइटिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते या फिर आइडिया नहीं बना सकते। तो राइटर्स ब्लॉक इज़ अ कंडीशन वेयर राइटर फाइंड इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट और कंटिन्यू ड्यू टू द लेक ऑफ आइडियाज़ इंस्पायरेशन। यहाँ तो आपको इंस्पायरेशन नहीं होती। अगर इंस्पायरेशन नहीं, आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे, तो अगर आपको आइडिया आपने स्टार्ट भी किया तो आगे लिख नहीं सकते। व्हाट डज वैग्यू लैंग्वेज रेफर टू इन राइटिंग। तो वैग्यू लैंग्वेज के बारे में देखना है तो हमारे पास इसमें सी वाला है कि अनक्लियर एंड इम्प्रिसाइज एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। अगर आप आइडियाज़ दे रहे हैं तो वो क्लियर भी नहीं है और इम्प्रिसाइज जो है ना वो एक्सप्रेशंस हैं आपके आइडियाज़ के, उसे आप वैग्यू लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें आपके पास जो है ना वो वर्ड्स और फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं जो कि स्पेसिफिक और क्लियर नहीं होते, जो कि कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं। What is the term for language that is biased against people with disabilities। कहते हैं कि कौन सी वो टर्म है लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज के लिए जो बाइस्ड होती है उन पीपल के ख़िलाफ़ जो कि जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो हमारे पास सी वाला है कि एबलियस्ट लैंग्वेज। एबलियस्ट लैंग्वेज जो है वो किस लैंग्वेज को रेफ़र करती है, जो डिस्क्रिमिनेट करती है मार्जिनलाइज्ड पीपल के अगेंस्ट जो कि डिसेबिलिटी के हामिल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इज़ मैकेनिकल प्रॉब्लम इन राइटिंग। मैकेनिकल प्रॉब्लम में क्या जो है ना वो प्रॉब्लम आ सकती है, मैकेनिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है राइटिंग में, तो वो लेक ऑफ पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म क्या है, लेक ऑफ पैरेललिज्म अकर्स व्हेन द एलिमेंट्स इन द सेंटेंस और लिस्ट आर नॉट ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चरली पैरेलल लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड ऑकवर्डनेस इन द राइटिंग। तो ये चीज़ इसमें लिखी हुई है कि अगर आपके पास जो एलिमेंट्स सेंटेंस में हैं वो ग्रामेटिकली सही नहीं है और उनका स्ट्रक्चर भी पैरेलल नहीं है तो वो आपको उकता देता है, आपको कन्फ्यूजन में ले आता है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। 35 की तरफ चलते हैं जिसमें हम लैंग्वेज रिव्यू पर चलते हैं। तो हमारे पास पर्पज़ क्या होता है, यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड और फ्रेजेस इन राइटिंग। आप राइटिंग में ट्रांजिशनल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। आपने रीडर को गाइड करना है टेक्स्ट एंड शो रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़। आपने जो लिखा हुआ है और जो शो करवाना चाहते हैं आपके आइडियाज़ में, उसमें रीडर को बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो ट्रांजिशनल वर्ड्स जो होते हैं और हमारे पास फ्रेजेस जो होते हैं हेल्प करते हैं रीडर को अंडरस्टैंड कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट आइडियाज़ एंड फ्लो ऑफ टेक्स्ट। व्हाट इज़ कॉमन प्रॉब्लम विद सेंटेंस फ्रैगमेंट।
फ्रैगमेंट्स कहते हैं छोटे छोटे हिस्सों को। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है सेंटेंस के फ्रैगमेंट्स के, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें हमारे पास बी वाला ही आएगा कि लेक और सब्जेक्ट और वर्ब एंड डू नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। तो जब छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे तो वो कंप्लीट थॉट को शो नहीं करेंगे। सेगमेंट आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, यही हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं वो सेंटेंसेस फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ज़ाहिर सी बात है अलग अलग हिस्से होंगे तो इनकम्प्लीट ही होंगे ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता या वर्ब नहीं होता और जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं, तो ये आपने ध्यान में रख लेना है कि हमारे पास जो सेंटेंस फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होते हैं। तो व्हाट इज़ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, मॉडिफायर होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ की तारीफ में किसी चीज़ की तारीफ में इजाफा करना। तो मिसप्लेसमेंट आपने देखनी है। रनिंग क्विकली सही, रनिंग क्विकली ये भी ठीक है। द कैट वाज वाचिंग, तो रनिंग क्विकली यही मसलन भी ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कि रनिंग क्विकली जो है ना इसका गलत लगा हुआ है मॉडिफायर। अब इसमें देखते हैं इन सेंटेंस रनिंग क्विकली शुड बी प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ड लाइक शी और अनदर नाउन, यानी आपको यहाँ पर कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए था। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं कैट भी कोई ना कोई सब्जेक्ट है, शी कोई ना कोई सब्जेक्ट है, पेंटिंग कोई ना कोई सब्जेक्ट है, लेकिन रनिंग क्विकली भाई दौड़ कौन रहा है यही हमें नहीं पता। तो ये आपके पास मॉडिफायर जो है ना वो मिसप्लेस हो गया। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का पर्पज़ क्या है, आपने सेपरेट करना है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को इन अ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस में आपने क्या करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेपरेट करना है। आगे जी हमारे पास 36 पर आते हैं लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंसेस। तो लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर पैरेललिज्म। तो इसमें से हमारे पास कौन सा सेंटेंस है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, अलग करता है प्रॉपर जो पैरेललिज्म को। तो यहाँ पर हमारे पास बी वाला है कि शी इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड, वो ना सिर्फ टैलेंटेड है बट आल्सो वर्क हार्ड एंड इज़ डेडिकेटेड। तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस यूज़ पैरेलल स्ट्रक्चर, एक पैरेलल स्ट्रक्चर इसने इस्तेमाल किया है शो करने के लिए कि सब्जेक्ट ना सिर्फ एक टैलेंटेड है बल्कि वो हार्ड वर्कर भी है और डेडिकेटेड भी है। तो इसने तीन चीज़ें बताई और पैरेलल वे में बताई जो क्लियर भी थी और हमें समझ भी आ गई। हमारे पास प्राइमरी पर्पस क्या होता है एडवर्ब मॉडिफायर का किसी भी सेंटेंस में। तो आपने मॉडिफाई करना होता है वर्ब को और उसकी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है, जैसे हाउ हम लगा देते हैं, व्हेन लगा देते हैं, वेयर लगाते हैं, और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन अकर्ड। तो यहाँ पर आपके पास बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो बी वाला आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और अगर अभी तक आपने हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो एडवर्ब जो मॉडिफायर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को वर्ब के लिए, और इसके अलावा जी डिस्क्राइब करते हैं कैसे हमारे पास और कहाँ पर या फिर कहाँ हमने इसको एक्सटेंड करना है। व्हाट इज़ कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डैंगलिंग मॉडिफायर। तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स जो हैं वो उनके साथ क्या कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो क्लैरिटी इंडिकेट नहीं करते वर्ड की या फ्रेज की जब वो इंडेंट किए जाते हैं, ठीक है, किसी वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर उसका रीज़न लिखा हुआ है कि डैंगलिंग मॉडिफायर आर ऑफन अनक्लियर, जो कि अनक्लियर होते हैं अबाउट वर्ड के साथ अनक्लियर होते हैं, और फ्रेजेस दे आर मीन टू मॉडिफाई, सिर्फ उनका काम यह है कि किसी ना किसी तरह फ्रेज को या वर्ड को मॉडिफाई कर दिया जाए जो कन्फ्यूजन का या फिर ऑकर्डनेस का जो है ना वो सबब बनता है। उसने ये नहीं देखना कि ये जुमला बन रहा है या फिर मैं इसके साथ फिट हो रहा हूँ कि नहीं, उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है इसमें आपने देखना है। तो हमारे पास सी वाला करेक्ट होगा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट्स का ग्रुप इज़ गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, वो जो है ना वो फील्ड ट्रिप पर जा रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ग्रुप जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, और इसके अलावा वर्ब जो है उसके पीछे क्या आएगा, उसके पीछे आएगा इज़, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी गोइंग।
और हाँ, सेंटेंसेस के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे पास मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो मेरे पास मैंने आपको प्रेजेंट टेंसेस के बारे में आप कंप्लीट लेक्चर दिया है, पास्ट टेंसेस के बारे में भी और फ्यूचर टेंसेस के बारे में, और वो एक मुकम्मल जो है ना वो प्रेजेंटेशन के लिहाज से दिया गया, तो आप लाजमी देखिएगा। लैंग्वेज रिव्यू सेंटेंसेस 2 आ जाते हैं। तो हमारे पास कौन सा सेंटेंसेस प्लेस मॉडिफायर जिसमें जो है ना वो मॉडिफायर अच्छी तरह से नहीं यूज़ हुआ, तो आफ्टर ईटिंग शेफ टेस्टेड द फूड। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो ये बिल्कुल गलत लगा हुआ है। यहाँ पर ये हो सकता था दी शेफ टेस्टेड दी फूड आफ्टर ईटिंग, तो ये हमारे पास गलत मॉडिफायर लग गया। तो यहाँ पर हमारे पास सी वाला जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, जो मिस मॉडिफायर लगा है। ठीक है, तो ये सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, इस पर ही आपने टिक लगानी है। तो मॉडिफायर आफ्टर ईटिंग इज मिसप्लेस सजेशन दैट द टेस्टेड द फूड आफ्टर ही और शी, इसमें ही आना है या शी आना है, जो है ना वो ऑलरेडी ईटन, जो कि इसे पहले ही खा चुका था। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग पैरेलल स्ट्रक्चर इन राइटिंग। आपने अगर पैरेलल स्ट्रक्चर लिखना है यूजिंग राइटिंग में तो क्या होना चाहिए, तो मेंटेन कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं और बैलेंस रखना चाहते हैं सेंटेंस को, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप पैरेलल चीज़ का यूज़ करते हैं। उसके पैरेलल स्ट्रक्चर इन अ शॉर्ट डैट सिमिलर आइडियाज़ आर प्रेजेंटेड इन अ कॉन्सिस्टेंट एंड बैलेंस मैनर एंड मेकिंग राइटिंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। तो वही चीज़ आ जाती है, उसने कंसिस्टेंट देखना है और देखना है कि हमारे पास जो सिमिलर आइडियाज़ हैं वो मैनर में लिखे गए हैं कि नहीं लिखे गए। इसके अलावा उसने देखना है कि आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर है और आराम से अंडरस्टैंड हो रही है कि नहीं। यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है एंड पे, और वाज वर का इजाफा होता है और एक बाय का इजाफा होता है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, अगर ये पास्ट टेंसेस आपने देखने हैं तो वीडियोस में ज़रा स्क्रॉल करें अच्छी तरह से, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और द सेंटेंस द केक वाज बेक्ड बाय अ ग्रैंड मदर एंड इज़ अ पैसिव वॉइस बिकॉज द फोकस इज ऑन केक एंड रिसीवर ऑफ एक्शन रेदर दैन द डोअर ऑफ एक्शन, जो ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पर वही बात है, एक तो केक पर और एक रिसीवर पर जो है एक्शन लिया जा रहा है, ना कि जो करने वाला है, ठीक है, उस पर ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर प्रोनाउन रेफरेंस, तो हमारे पास यहाँ पर जो ए वाला है ना, जिसमें कहता है माई सिस्टर एंड हर फ्रेंड्स वेंट टू द मॉल एंड दे बाउट न्यू शू। तो ये हमारे पास प्रोनाउन दे यूज़ हुआ है, जो करेक्टली रेफर करता है मेरी माई सिस्टर्स को एंड हर फ्रेंड्स को। ठीक है, तो ये यहाँ पर आगे पास क्या यूज़ हुआ है, प्रोनाउन। अब यहाँ पर दो हैं, ठीक है, तो यही चीज़ इसमें आ रही है, तो दे ही आएगा, क्लियर करता है प्रोनाउन रेफरेंस को। 38 पर चलते हैं, तो हमारे पास वर्ड एंड पंक्चुएशन 1 आ जाती है। तो हमारे पास बाइज लैंग्वेज इज़ इन राइटिंग, उसका मतलब क्या है और कहाँ पर यूज़ होती हैं। तो यूजिंग लैंग्वेज डैट अनफेयरली फेवर वन ग्रुप ओवर अदर, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अनफेयरली गैर मुंसफाना फेवर करता है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर, जेंडर की बेस पर हो सकता है, एथनिसिटी की बेस पर हो सकता है और करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हो सकता है। ठीक है, तो बाइज लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डैट रिफ्लेक्ट दी प्री जो डिसाइड और अनफेयर व्यू टूवर्ड्स अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफन बेस्ड ऑन जेंडर, एथनिसिटी और अदर करेक्टरिस्टिक्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे जी एमसीक्यूज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट द पोसेशन और टू शो डैट समथिंग बिलोंग टू समथिंग और समथिंग। कहता है कौन सा जो है वो इंडिकेट करता है कि एक चीज़ दूसरे के साथ बिलोंग करती है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है अपोस्ट्रोफ, जैसा कि जॉन्स कार, ये जॉन की कार है, तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन सेंटेंस शीला एंड मार्क माई को वर्कर्स आर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉमाज अराउंड माई को वर्कर्स। अब को वर्कर्स के अराउंड जो है ना वो कॉमा का क्या मतलब भी काम था, वो आपने देखना है। तो टू सेट ऑफ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर्स रिलेशन टू शीला एंड मार्क।
तो दी कॉमाज आर यूज टू इंडिकेट माई को वर्कर इज नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। शीला और उस मार्क के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन मैंने थोड़ी सी क्रूशल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता दिया को वर्कर्स हैं, इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि मैं उनके बारे में बताता। अब हमारे पास एब्रीवेशन की एग्जांपल आपने देनी है। तो एब्रीवेशन आप जानते हैं कि छोटी चीज़ को बहुत सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल को हम एसएप का नाम दे देते हैं। तो एसएप की एब्रीवेशन क्या है, एज सून एज। 39 पर चलते हैं, जो हमारे पास लैंग्वेज रिव्यू आ जाता है, जिसमें हम पंक्चुएशन नंबर 2 पे चलते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क इज़ यू टू सेट ऑफ एडिशनल नॉन असेंशियल। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा आ जाता है, जिसमें हम पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हाइफन का यूज़ हुआ है, देखें जी हाइफन का यूज़ हुआ है। तो व्हाट इज़ पर्पस ऑफ डैशेस, ये डैशेस भी कहते हैं और इसको हाइफन भी कहते हैं। तो इसका क्या है कि टू सेट ऑफ पैरेंथिकल स्टेटमेंट और फ्रेज। तो हमारे पास दी डैशेस आर यूज टू set of parenthetical statement written by a famous author providing additional information about the book, जिसमें हम क्या करते हैं कि additional जो है information बताते हैं about the book। अब यहाँ पर ये parenthesis यहाँ पर लगाया गया written by the famous author become। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें लगाई गई हैं इसको additional information देने के लिए, ठीक है, ये additional information देने के लिए लगाई गई हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब डैश, अब विच ऑफ द फॉलोइंग पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट पॉज और ब्रेक इन अ सेंटेंस बाय एम्फासिस, इंटरप्शन और आ चेंज इन थॉट। अगर आपकी थॉट में चेंज आ गया, इंटरप्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ लगाते हैं, तो सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन जो है वो इंडिकेट करता है किसी ब्रेक को, पॉज को, या टिपिकली जो है वो स्ट्रोंगर सेपरेशन को। कॉमा से ज़्यादा जो है ना इसकी सेपरेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, इस पर बंदा ज़्यादा रुकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन एलिपिसिस की कौन सी जो है ना, जॉन लव्स प्लेइंग सोसर, स्विमिंग एंड रीडिंग बुक्स। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई। यहाँ पर हमारे पास ए वाला है, दिस इज़ अ लॉन्ग सेंटेंस डैट इज़ कन्फ्यूजिंग। तो कन्फ्यूजिंग के आगे देखें वो कुछ बोलना चाहता था तो सोच में पड़ गया, थिंकिंग में पड़ गया। तो एलिप्सिस ये इसके जो है ना वो जो है वो इंडिकेटर्स हैं। एलिप्सिस इज़ यूज टू ओमिशन ऑफ वर्ड्स और पाज इन स्पीच और थॉट। ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम या तो थॉट में पड़ जाते हैं, या फिर हमारे पास अभी बात करना बाकी है, या फिर हम बात करते करते रुक जाते हैं। लैंग्वेज रिव्यू की तरफ आ जाते हैं मैकेनिक्स में हमारे पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गाइडलाइन फॉर यूजिंग कैपिटलाइजेशन करेक्टली। तो हमारे पास ए वाला ही कैपिटलाइज कॉमन नाउन्स इन टाइटल। कॉमन नाउन्स को क्या करना है, कैपिटल में लिखना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटलाइज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ करेक्टली यूज्ड एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन हम पहले भी देख चुके हैं। तो हमारे पास यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें एब्रीविएशन, ठीक है। आगे हमारे पास व्हेन शुड इटैलिक्स बी यूज्ड इन वर्ड। कब हमें जो है ना वो इटैलिक्स यूज़ करने चाहिए वर्ड्स में। तो वो हमारे पास टू एम्फसाइज वर्ड और फ्रेजेस फॉर इफेक्ट। अगर हम एम्फसाइज करना चाहते हैं वर्ड्स को और फ्रेजेस को, यानी इटैलिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम उसको ज़्यादा शो करवाना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजेज हाइफन करेक्टली। इनमें से कौन सी चीज़ है जिन्होंने हाइफन जो है ना वो करेक्टली यूज़ किया हुआ है। तो आई हैव अ 3-year-old डॉग। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 41 पर चलते हैं। तो लिसनिंग एंड इंटरव्यूइंग, इसमें हम देखते हैं कि विच इज़ नॉट आ स्किल इन्वॉल्व इज़ बीइंग इफेक्टिव लिसनर। इसमें से कौन सी जो है ना वो चीज़ इफेक्टिव एज इफेक्टिव लिसनर स्किल नहीं अच्छी। तो यहाँ पर प्रोवाइडिंग इमीडिएट फीडबैक, यकदम अगर आप फीडबैक दे रहे हैं बात सुन के तो वो आपको अच्छा लिसनर कंसीडर नहीं करेगा। आगे जी, व्हाट इज़ अ की ऑफ प्रिपरेशन नेसेसरी फॉर प्रोडक्टिव मीटिंग्स। प्रोडक्टिव मीटिंग्स के लिए कौन सी चीज़ नेसेसरी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजेंडा इन एडवांस, आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है एजेंडे को एडवांस में। तो प्रोसेसिव स्पीचेस का कॉमन पर्पज़ क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ ऑडियंस को कन्विंस करना, उनका एक्शन चेंज करना, उनका बिलीफ चेंज करना।
आगे जी हमारे पास की एलिमेंट क्या है इफेक्टिव इंट्रोडक्शन का इन स्पीच। तो हमारे पास कैप्चर करना ऑडियंस की अटेंशन को और स्टेट करना है पर्पस को, ठीक है। आगे हमारे पास 42 वाला आ जाता है इंटरव्यूइंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग्स। आपने इंटरव्यू लेने हैं और उनको प्लान करना और कंडक्ट करनी है मीटिंग्स की। तो कौन सी टाइप है इंटरव्यू क्वेश्चन की जो रिक्वायर करती है रिस्पोंडेंट्स टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल या फिर एक्सपीरियंस सपोर्ट देयर आंसर। तो हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो इनकरेज करते हैं रिस्पोंडेंट्स को प्रोवाइड करने में डिटेल और पर्सनलाइज रिस्पॉन्सेज। which what is a key role of facilitators in a meeting। facilitator में कौन सा की रोल होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो सी वाला है, गाइडिंग द डिस्कशन, इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड मैनेजिंग टाइम। अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं, इन अ पोसेसिव स्पीच व्हाट डज द कॉल टू एक्शन रेफर। तो इसमें हमारे पास इनकरेजिंग द ऑडियंस टू टेक एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब ही यही है कि अगर हमने कॉल किया तो आप एक्शन लें। तो आपने ऑडियंस को इस तरह से मैनेज करना है कि आप कॉल करें और वो एक्शन लें। मतलब भी अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो लाजमी ख़रीदें या ख़रीदने की कोशिश करें। तो विजुअल एड्स का क्या है कि वो इन्हेंस करती हैं अंडरस्टैंडिंग को और रिटेंशन ऑफ की पॉइंट्स। 43 पर चलते हैं, गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशन 1। तो हमारे पास व्हाट इज़ पर्पस ऑफ इंफॉर्मेटिव स्पीच। तो इसमें क्या करते हैं, आप एजुकेट करते हैं ऑडियंस को और प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, जो भी आप प्रोडक्ट वगैरह दे रही हैं, जो भी चीज़ है। व्हाट इज़ प्लानिंग इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच एंड विच एलिमेंट इंपॉर्टेंट कैप्चरिंग ऑडियंस अटेंशन। तो हमारे पास शेयरिंग पर्सनल इन एनेक्डोट्स एंड एक्सपीरियंस। आगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स, वही चीज़ इसमें आ जाती है कि आपने इन्हेंस करना है। तो ओरल प्रेजेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन बिटवीन सेक्शंस। तो हमारे पास ट्रांजिशन गाइड द ऑडियंस थ्रू द लॉजिकल फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 44 पर चलते हैं, गिविंग स्पीचेस एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो हमारे पास फिर वही चीज़ आ जाती है कि हम क्या करना चाहते हैं, अलाइनिंग विजुअल एड्स विद द कंटेंट एंड द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। आगे जी हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंक्लूजन इन ओरल प्रेजेंटेशन। तो कंक्लूजन का क्या रोल है, आप समराइज़ करते हैं मेन पॉइंट्स को, लीव करते हैं लास्टिंग इंप्रेशंस को। तो हमारे पास जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन है रेकमेंड करती है टू हैंडल ऑडियंस क्वेश्चन। तो वेट अंटिल द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन टू एड्रेस क्वेश्चन। आगे व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रिहर्सिंग। अगर आप रिहर्स कर रहे हैं किसी चीज़ की प्रेजेंटेशन, तो इसको डिलीवर करने से पहले तो आप क्या चाहते हैं कि आप स्मूथ डिलीवरी दें और आइडेंटिफाई करें एरियाज़ को। लास्ट आपके पास आ जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन में। तो आप रिटर्न कम्युनिकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव को जब आप डिफाइन करते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन में, तो आप क्लियर डायरेक्शन देते हैं और फोकस करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए। तो 7 CS effective communication including clarity, coherence and conciseness and correctness। तो इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं कि ये इन्हेंस करते हैं क्वालिटी को, इफेक्टिवनेस को और इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन को। तो इसमें आपके पास क्लैरिटी आ जाती है, कोहेरेंस आ जाती है, कंसाइजनेस आ जाती है, करेक्टनेस आ जाती है, ये आपके पास 7 CS आ जाते हैं। Composing business message should return to make the content more reader centered। तो consider audience needs or prospective languages। What is the main purpose of using visual ads। तो यही बात है, आपने enhance करना है और support करना है verbal message को। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और मज़ा भी आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।